हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। आज से आप सीधा देख रहे हैं अयोध्या से। यहाँ पर आपका लाइव क्लास हो चुका है और चलिए हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के सेकंड चैप्टर से रिवीजन करने वाले हैं। तो थोड़ा सा उम्मीद अपने से करके है ना, और एक अच्छे क्लास को बेहतर बनाने के लिए हम अपने इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। बस अपने अंदर ये आ जाए कि हाँ आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स। तो जब आपको समझ में आ जाएगा आज हमें ये पढ़ना है तो आप अच्छे से पढ़ेंगे, और जब तक आपके माइंड में है ना क्लियर ही नहीं होगा तब तक आप पढ़ने वाले नहीं है। तो भाई देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है आगाज करना और उसका स्टार्ट करना आपका काम है। जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक होने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए अपने क्लास को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आगाज और अंजाम तक हम ले जाएंगे इस कहानी को। तू आगाज तो कर, तू आगाज तो कर, अंजाम तेरी मेहनत खुद तय करेगी। तू आगाज तो कर, अंजाम तेरी मेहनत तो खुद तय करेगी। बस यानी कि क्लास को आप स्टार्ट करो, यानी कि आप जहाँ पर जिस रूम में हैं बैठ के पढ़ रहे हैं, आप पढ़ना स्टार्ट तो करो। वो मेहनत तय करेगी आपको कहाँ तक जाना है। तो इसी विश्वास के साथ इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन प्यारा सा, बहुत ही आसान सा है, जिसमें प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं इसके नियम लिखिए। बहुत अच्छे से आप जानते हैं अपवर्तन क्या होता है। अगर अपने पास है ना दो माध्यम हो, कितने माध्यम हो, दो, एक मान लो ये N1 है और एक क्या है, N2 है, ठीक है। अगर लाइट है ना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अपने मार्ग से भटक जाए तो ऐसे घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे आप क्लास 12th में आए थे, सोचे थे भाई बढ़िया पढ़ना है, ठीक है, इधर उधर नहीं भटकना है, और आपने क्या किया, आते 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 अपनी ज़िंदगी खराब कर ली, ठीक है, भटक गए। उसी घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन। अब लाइट अगर अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित होता है। जाना था इसको सीधा, लेकिन जब दूसरे माध्यम में गया तो क्या हो गया, अपवर्तित हो गया, अपने मार्ग से हट गया। ऐसे घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये कोण होता है आई और ये क्या होता है आर, ठीक है। इस लाइट को कहते हैं आपतित किरण, आपतित। इस लाइट को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। इसको क्या कहते हैं, अपवर्तित, अपवर्तित किरण। तो और ये आपका है आपतन कोण, आपतन, बोलो भाई क्या है, आपतन कोण। और इसको क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण है ये। तो बहुत आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके दो नियम होते हैं। पहला मतलब इसके डेफिनेशन को समझ लो। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दूसरा, इसके दो नियम होते हैं। प्रथम नियम ये होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और ये जो लाइन है ना अभिलंब, अभिलंब, ठीक है, अभिलंब, तीनों अपवर्तक तल में एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक है। ये जो तल है इसको हम कहते हैं अपवर्तक तल। अपवर्तक तल में एक ही बिंदु पर होते हैं, पहला नियम है। और दूसरा जो नियम है वो कहता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है ना कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। कैसा होता है, नियतांक होता है। तो ये आपका हो गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके कितने लॉ हैं, दो। आगे नेक्स्ट चलते हैं। प्रकाश किरणों के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तों का उल्लेख कीजिए। देखिए पहले नंबर है ना, समझते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ना कब होता है, फिर उसके बाद हम समझते हैं चीजों को। पहला नंबर है ना, अगर लाइट, ये मान लीजिए सघन माध्यम है और ये कौन सा माध्यम है, विरल, ठीक है। अगर लाइट सघन से विरल में जाती है, ठीक है, तो ध्यान रखना ये आपका है अभिलंब, नॉर्मल लाइन है। कौन सी लाइन है, अभिलंब। तो ये अपने अभिलंब से दूर जाती है। अगर हम किसी एक ऐसे विशेष कोण पर जाएं कि जो आपका अपवर्तन कोण हो, आर का मान 90 डिग्री हो जाए और वो ऐसे रगड़ के जाए, तो इस कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। अब इसके बाद अगर हमने एक जरा सी भी लाइट है ना, मतलब एंगल बढ़ाया, आई का मान है ना थोड़ा सा बढ़ाया किससे, आई सी से, तो ये लाइट उसी माध्यम में लौट आती है। तो इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसके दो शर्त है। पहला नंबर, लाइट सघन से विरल में जाना चाहिए। सघन से किधर जाना चाहिए, विरल में।
और दूसरा कंडीशन है आपतन कोण है ना क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तब जाकर के आपका होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये 2 शर्तें होती है, वो यहाँ पे लिखी हुई है। अगला नेक्स्ट, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का अपवर्तनांक वायु में प्रकाश की चाल तथा द्रव में प्रकाश की चाल से संबंधित व्यंजक लिखिए। बहुत ही आसान सा है, ये स्नेल्स लॉ भी होता है, N1 और N2। मान लो है ना, एक लाइट आया, कितने स्पीड से आया V1 और यहाँ पे गया V2 से। बहुत प्यारा सा जवाब है ये। मल्टीप्लाई कर देंगे N1 V1 बराबर N2 V2, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन है। चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, N1 अपॉन N2 बराबर V2 अपॉन कितना V1, और इसको पलट के लिखो N2 अपॉन N1 बराबर B1 अपॉन कितना B2, ठीक है। चाहो तो इसको सिंपल आप क्या लिख सकते हो N, ठीक है। इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। तो ये रिलेशन आप ध्यान रखिए, चाहे ये लिख दो चाहे आप ये लिख दो। देखिए जो अपवर्तनांक होता है माध्यम की सरलता या सघनता को शो करता है। ये कहता है कि सर अगर मान लीजिए है ना, कोई भी लाइट की स्पीड है, दूसरे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में उसका स्पीड कितना है, ये कौन बताता है, अपवर्तनांक बताता है, ठीक है। तो ये रहा आपका व्यंजक, इतना आप लिख दो चाहे ये लिख दो, दोनों में से कोई सा एक। प्रकाशिक तंतु क्या होते हैं? देखिए प्रकाशिक तंतु जो होते हैं ना, एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए आपको पता है लाइट को पहले सघन से किधर जाना चाहिए, विरल। ये मान लो कौन सा माध्यम है, विरल है, और ये कौन सा माध्यम है, सघन। अगर हम लाइट को है ना भेजें और ये जो कोण हो आई का मान है ना IC से ज़्यादा हो, तो ये बिना है ना अपवर्तित हुए उसी माध्यम में क्या होती है, लौट आती है। याद रखना, एक बार अगर ये लौट आई, ठीक है, तो ये बार बार है ना परावर्तित होती रहेगी, ठीक है। तो इसी घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ये किसी पाइप के अंदर है ना ये चीजें कराई जाए तो समझ जाना वो आपका कौन सा तंतु होगा, प्रकाशिक तंतु। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर क्या होता है, आधारित होता है, जिसकी सहायता से है ना प्रकाश सिग्नल को बिना ऊर्जा लॉस के है ना एक जगह से दूसरी जगह में भेज सकते हैं। बस ये ध्यान रखना, इसका माध्यम जो होता है अधिक होता है, इसका माध्यम क्या होता है, कम। और जो किरण हम लाइट भेजते हो आई का मान IC से क्या होना चाहिए, ज़्यादा। तो उस दौरान क्या होता है, लाइट बिना एनर्जी के लॉस हुए है ना एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। अब इसका यूज है ना चिकित्सा के केस में बहुत सारा करते हैं, ठीक है। कहीं ट्रीटमेंट करना है, कहीं कोई है ना देखना है अंदर के पार्ट्स को, ठीक है, तो हम इससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आराम से देख लेते हैं कहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो रहा है। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। और दूसरा नंबर, इंटरनेट की दुनिया में नेट को है ना एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजना इस केबल के थ्रू है ना बहुत हाई स्पीड में, मतलब लाइट के स्पीड के बराबर भेजा जाता है बिना किसी एनर्जी लॉस के। और 5G आप देखते हैं ना टेक्नोलॉजी, वो इसी पर काम कर रहा है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे नेक्स्ट, हारना नहीं है, मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं है। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात भी नहीं है। तो यानी कि आपको कभी अपने सामने वाले से डरना नहीं है, उससे कह दो तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, तुमसे ज़्यादा तो हमारी है। आगे चलिए नेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जिसमें आपको है ना 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा तबीयत सही नहीं है तो अभी रिवीजन हम कर रहे हैं इसको। देखिए एक हमारे पास अवतल गोलीय पृष्ठ है, ठीक है, और हमें एक फॉर्मूला ड्राइव करना है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लो ये माध्यम N1 है और ये कितना है N2, ठीक है। ये आपका पोल है। आगे इसके हम कलर को थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं। अब हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे भाई एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। चलो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। एक लाइट ऐसे भेज देंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर, ऐसे चला गया, और एक लाइट इस पर भेज देंगे, आया। थोड़ा सा लाइट को सीधा बनाए, ठीक है, ये लाइट आई यहाँ पे। और यहाँ पे पढ़ने के बाद है ना ये क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब ये मान लीजिए C है,
सी से जो लाइन ड्रॉ करते हैं वही अभिलंब होता है, ठीक है। तो ये अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी लाइट, तो हम ये लाइट और ये लाइट है ना आगे काट नहीं पाएंगे, इसलिए इसको हम किधर बढ़ाएंगे, पीछे। तो यहाँ पे इनका इमेज बनेगा आभासी आई, ठीक है। यहाँ मान लीजिए अल्फा कोण बना, यहाँ पे बीटा बना और यहाँ पे क्या बना, गामा। एक यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उसका नाम एम है, इसका नाम क्या है, ए, ठीक है। तो हमें क्या करना है ना, देखो वस्तु की दूरी जो है वो माइनस के यू है, प्रतिबिंब की दूरी जो है वो माइनस बी है, और सी तक की दूरी दुनिया जानती है क्या होती है, आर, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अगर हम बात करें सीएम कहीं बात हो जाए सीएम से, तो ये सीपी के अप्रोक्स में बराबर ले लेंगे और क्या रखेंगे उसकी जगह माइनस यू, और ये दूरी बोलो जरा, आईपी लगभग अगर बराबर देखा जाए तो किसके है, आई एम के, ठीक है। मतलब इसको इधर लिख दो, एक मिनट। तो जो आपका आई एम है, ठीक है, ये बराबर किसके होगा, आई एम जो है ना, जो यहाँ से यहाँ तक दूरी लगभग अप्रोक्स में बराबर है किसके, आई पी के, और इसको हम बराबर में लिखेंगे माइनस के बी, ठीक है। ये बराबर का सिंबल है भाई, आई पी, आई पी बराबर के कितना है, माइनस बी। आगे देखो नेक्स्ट, और उसके बाद हमारे पास है सी जो है, सी पी बराबर में अप्रोक्स में है किसके, सी एम के। तो ये होगा आपका माइनस के आर, क्योंकि लेफ्ट साइड की दूरियां क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। आगे नेक्स्ट, अब आओ यहाँ पे है ना स्नेल का नियम लगाते हैं। देखो ये यहाँ से लाइट आई थी और ये अपने पास नॉर्मल है, तो ये एंगल बना था आई, ठीक है, ये एंगल बना आर। अब देखा जाए तो इसका जो एंगल होगा ये आर है ना, आर की बात करें, इस आर की, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे भाई, ठीक है। तो हम पहले नंबर बात करेंगे स्नेल्स लॉ से, ठीक है, स्नेल नियम से, स्नेल नियम से। चलो स्नेल नियम क्या कहता है, n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर। देखो यार यहाँ पे है ना एंगल आई और आर बहुत छोटे छोटे हैं, तो हम क्या करेंगे, साइन आई को आई लिखेंगे, n1 आई, ठीक है, क्या लिखेंगे, साइन की जगह आई लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू n2 आर। अब हमें जब तक है ना आई और आर की वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक हम बात नहीं कर सकते हैं। तो हम अब किसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, आई और आर की। चलो यहाँ पे आ जाओ, आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये आपको दिख रहा है। तो हम ट्रायंगल बात करें ओ ए, चाहे ओ ले लो, ओ देखो एक पहले इससे बात करेंगे फिर उसके बाद इससे बात करेंगे, ओ सी ए, तथा ट्रायंगल इससे अगर हम बात करें आई सी ए में, ये जो देखो एक मिनट, इस ट्रायंगल को देखो, इसमें देखा जाए गामा है ना बहिष्कोण है, और इस वाले ट्रायंगल में भी गामा क्या है, बहिष्कोण है। में गामा कौन सा कोण है, बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। अगर बहिष्कोण है तो अंदर वाले कोण के बराबर होता है, अल्फा और आई जो होगा, अल्फा प्लस आई बराबर होगा गामा के। तो यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लो, तो आपके पास आ जाएगी गामा माइनस कितना, अल्फा, ठीक है। ऐसे हम इस ट्रायंगल के लिए भी बात करेंगे, इस वाले ट्रायंगल के लिए। तथा यहाँ पे क्या लिखोगे, बीटा प्लस आर इक्वल टू कितना, गामा, तो आर इक्वल टू कितना होगा, गामा माइनस बीटा, ठीक है। हमने आपको बताया था ना आई और आर की वैल्यू चाहिए तभी हम कुछ कर सकते हैं, वो हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, ये समीकरण एक से, समीकरण एक से बात करते हैं। तो हम यहाँ पे मान रख देंगे n1, आई का मान रखो, गामा माइनस कितना होगा, अल्फा बराबर, और n2, ठीक है, और r की वैल्यू ये है गामा माइनस कितना, बीटा। अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, n1 गामा माइनस n1 अल्फा इक्वल टू, इसका इधर मल्टीप्लाई, n2 गामा माइनस n2 कितना, बीटा, ठीक है। अब क्या करना है ना, गामा गामा को एक साइड में और अल्फा बीटा को एक साइड में, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ। तो n2 बीटा माइनस n1 अल्फा बराबर n2 गामा
माइनस n1 गामा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं है बट यहाँ पे कॉमन है, गामा है। तो एक काम करते हैं, गामा को बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से। तो आपका गामा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बाहर निकलेगा गामा, तो अंदर बच जाएगा n2 माइनस n1 और यहाँ पे क्या लिखोगे, गामा। अब ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम सबसे पहले नंबर अल्फा बीटा और गामा के वैल्यू निकालेंगे। आप इस ट्रायंगल को देखो, ये एंगल बहुत छोटे छोटे हैं, ट्रायंगल। ठीक है, ए ओ एम कॉमा ट्रायंगल ए आई एम कॉमा ट्रायंगल ए सी एम। ठीक है, से अगर हम बात करें तो टेन अल्फा से बात करेंगे। किससे बात करेंगे, टेन अल्फा। कहेंगे सर टेन अल्फा बहुत छोटा है और टेन बराबर लंबटे क्या होता है, आधा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, ए एम अपॉन कितना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस के यू है कि नहीं है, लिख लिया था पहले, माइनस के कितना यू। ऐसे टेन बीटा इसकल टू कितना आ जाएगा, बीटा, ये बीटा के इक्वल होगा, एंगल बहुत छोटा है, ए एम अपॉन कितना माइनस के बी। ऐसे टेन गामा निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसको हटा देता हूँ। ठीक है, यहीं पे हम करेंगे, कुछ बड़ा हो गया ज़्यादा। चलो यहाँ से हम टेन गामा की वैल्यू अगर निकालें, टेन गामा लगभग बराबर होगा गामा के, और आप जानते हैं ए एम अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी माइनस के कितना आर। ठीक है, अब अल्फा बीटा गामा का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, ये वाले में। अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा का मान समीकरण 2 में रखने पर आओ यहाँ पे रखते हैं मान। देखो यहाँ पे बीटा अल्फा का मान रखेंगे, तो आ जाओ यहाँ पे, देखो ये बीटा है ना, बीटा का मान ये है ए एम अपॉन कितना माइनस के बी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका, n2 का, तो n2 का आगे मल्टीप्लाई कर लो माइनस। अब देखो यहाँ पे माइनस है ना, माइनस लिख लिया, और n1 लिखा है तो n1 लिखा। अल्फा का मान कितना है, ये है ए एम अपॉन माइनस के कितना है u, वो लिख लिया। अब यहाँ पे बराबर में देखिए n2 माइनस n1 है, वो लिखा है n2 माइनस n1, और यहाँ पे गामा की वैल्यू अपने पास क्या है, ए एम अपॉन कितना माइनस के आर। ठीक है भाई, तो आप देखो ए एम और सभी के पास माइनस है, कॉमन करके काट देंगे तो आपको मिल जाएगा n2 माइनस बी माइनस n1 अपॉन यू बराबर n2 माइनस n1 अपॉन कितना r। ठीक है, यही फॉर्मूला आपको ड्राइव करना था, यही फॉर्मूला आपको क्या करना था, ड्राइव। आप चाहो तो n1 कॉमन कर लो, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू बराबर n माइनस 1 अपॉन कितना r। ठीक है, ये बुक में लिखा जाता है बट इससे हमारे फॉर्मूले नहीं होते, इससे होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर n1 कॉमन कर लूँगा तो यहाँ पे आएगा n2 अपॉन n1, और उस रेशियो को हम n लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही हमने किया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ तक भी करेंगे तो एकदम सही है। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे चलते हैं। एक हमारे पास गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखना है। प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र अभी जो आया था n माइनस बी अपॉन 1 अपॉन यू बराबर n माइनस 1 अपॉन कितना r। फिर क्या लिखा है, इसकी सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र के अपवर्तनांक व वक्रता त्रिज्याओं के पदों में निगमन कीजिए। ठीक है, तो आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कोई एक लेंस ले लेते हैं यार। मान लो अपने पास एक उत्तल लेंस है, इनकी वक्रता त्रिज्याएं r1 और क्या है r2। एक हमारे पास वस्तु है O, यहाँ पे रखा हुआ है माइनस कितने दूरी पर u। एक लाइट ये भेजता है, आया, अगर ये वाला पृष्ठ नहीं होता तो अपवर्तित होकर के इसका इमेज यहाँ पे बनता I डैश पर, लेकिन इस पृष्ठ ने क्या किया, इस लाइट को और मोड़ दिया, फाइनल इमेज यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट का जो इमेज था वो B डैश पे बना था और जो फाइनल इमेज है वो B पे बना। ठीक है, तो हमें अब इसमें एक रिलेशन निकालना है। ठीक है, 1 अपॉन एफ इजकल टू, ये प्रूव करना है n माइनस 1 और 1 अपॉन कितना r1 माइनस 1 अपॉन
R2। ये हमें रिलेशन क्या करना है, प्रूव करना है। यही आपका क्या है भाई, वक्रता, त्रिज्या, अपवर्तनांक और फोकस दूरी के बीच में क्या है, संबंध है। बहुत ही आसान सा है। तो हम बात करेंगे पहले प्रथम पृष्ठ के लिए। तो इससे आओ बात करो, है ना। इमेज कहाँ पे जाके बन रहा है, बी डैश पे, और वस्तु कहाँ पे है, यू पर है। तो हम इस फॉर्मूले से बात करते हैं। हमारा ये मान लीजिए माध्यम n1 है, ये माध्यम n2 है, फिर ये माध्यम कितना है, n1। तो लाइट किस में जा रहे हैं, n2 में। तो आप कैसे लिखोगे, n2 अपॉन कितना, बी डैश माइनस n1 अपॉन कितना, u बराबर, वस्तु आपका u है, इमेज कहाँ पे है, v डैश पे। और यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंपल n2 माइनस n1 अपॉन कितना, त्रिज्या कितनी है, r1 लिखोगे। अब उसके बाद है ना, इधर से इधर जाओगे, दूसरे पृष्ठ के लिए बात करें, दूसरे पृष्ठ के लिए बात करें तो ध्यान रखना, पहले वाले वस्तु का जो इमेज है ना, वो आभासी किसका, वस्तु का काम करने वाला है दूसरे पृष्ठ के लिए। तो ध्यान रखना, इसका जो इमेज था पहले वाले का, वही इसके लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। ठीक है। तो दूसरे पृष्ठ के लिए अगर हम बात करें तो जो बी डैश बी होगा, मतलब यू की बात करें यहाँ पे, अरे यू की बात करें तो u इक्वल टू आपका होगा v डैश, और जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो b तो होगा ही होगा। ठीक है। तो आराम से हम लिख सकते हैं क्या, n1 भाई किस माध्यम में जा रहे हैं, n1 में, अपॉन b माइनस n2 अपॉन कितना, b डैश, क्योंकि वस्तु की जगह यह रखा जाएगा, और n1 माइनस n2 अपॉन कितना, इसका रेडियस कितना है, r2। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, दोनों को ऐड कर लो। दोनों ऐड करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का है, कट जाएगा। इनको एक साथ लिखते हैं हम, ऐड करना है ना, तो दोनों को ऐड कर लिया, ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा, ये बच जाएगा। देखो दोनों में n1 कॉमन है, तो 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू बराबर, इधर इनको प्लस करना है, n2 माइनस n1 अपॉन कितना, r1 प्लस n1 माइनस n2 अपॉन कितना, r2। अब एक बात बताओ, यहाँ से अगर माइनस कॉमन कर लूँ तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या होगा, प्लस। तो उतना अब एक लाइन ना लिख करके यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे। ठीक है। और माइनस कॉमन करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, फायदे में रहेंगे। तो अपने पास आ जाएगा क्या, माइनस कॉमन करोगे तो यही सेम टर्म मिलेगा, n2 माइनस n1 अपॉन कितना, r2। ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, f, क्योंकि लेंस का सूत्र है ये। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा n1 अपॉन कितना, f बराबर, और यहाँ से आपका कॉमन होगा n2 माइनस n1 और 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन कितना, r2। ठीक है। और इस n1 को नीचे भेज देंगे, तो अपने पास आएगा कितना, 1 अपॉन f बराबर, डिवाइड कर दो दोनों में, n2 अपॉन n1 माइनस 1, इसके नीचे डिवाइड होगा, कट जाएगा, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन कितना, r2। देखो इसको आप सिंपल क्या लिख सकते हो, n लिख सकते हो, 1 अपॉन f इजकल टू n माइनस 1 अपॉन कितना, r1 माइनस 1 अपॉन r2। अच्छा, यही लेंस मेकर का सूत्र होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो इस चैप्टर के आपके सारे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो आई होप आप इसको है ना रिवीजन करिए। और एक और हमारे पास है, हाँ, ये आपका हो जाएगा, बहुत ही आसान सा है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। हमारे पास मान लीजिए दो लेंस है, एक उत्तल लेंस है, दूसरा भी उत्तल लेंस है, L1 और L2 दो लेंस है, जिनकी फोकस दूरियां F1 और F2 है। ठीक है। एक वस्तु रखते हैं कितने दूरी पर, u। ठीक है भाई। और यहाँ से हम एक लाइट भेजते हैं, आया ये लाइट, पहुँचा तो ये अपवर्तन करेगा। तो आप जानते हैं लेंस के सूत्र से अगर हम बात करें, तो 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन कितना, f। अब इसका इमेज, अगर ये लेंस नहीं होता, इसका इमेज यहाँ पे कहीं जाके बनता, आई डैश पर, और ये दूरी होती v डैश। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, v डैश, और ये वस्तु की दूरी u है, और फोकस दूरी कितनी होती है, f1। और आप ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी वस्तु हो, उसका जो इमेज होता है ना, दूसरे वाले पृष्ठ के लिए या दूसरे लेंस के लिए है ना, हमेशा एक
आभासी वस्तु का काम करने वाला है, यानी कि अब आगे जो लाइट बढ़ा है ना उसका ये आभासी वस्तु का काम करेगा, आभासी वस्तु का काम करने वाला है, वस्तु का कार्य करेगा। ठीक है, अगर आभासी वस्तु का कार्य करेगा तो दूसरे लेंस के द्वारा अपवर्तन की बात करें, अपवर्तन, तो जो u होगा ना, u वो आपका काम करने वाला है b डैश का। ठीक है, फोकस जो होगा वो f2 होगा, सिंपल सी कहानी है। तो रखते हैं मान 1/b माइनस 1/ कितना v डैश u की जगह और 1/ कितना f2। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों को ऐड कर लेंगे। अभी जैसे किया था समीकरण 1 + 2, दोनों ऐड करोगे देखो ये कट जाएंगे। ठीक है, ये आएंगे 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/ कितना f2। अच्छा देखो, इसको अगर हम देखा जाए तो ये किसका फॉर्मूला है, ये पूरे दोनों के लेंस का मिला करके है। तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/ कितना f2। तो ये जो f आया है ना, f, यही आपका क्या है, संयोजन की फोकस दूरी है। मतलब जो ये रिलेशन आया है 1/f = 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, तो जहाँ पे f जो है ना ये संयोजन की फोकस दूरी है। कौन सी दूरी है, फोकस दूरी है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आपसे हम मिलते हैं एक नए क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिज्म और प्रकाशिक जो आपके सूक्ष्मदर्शी होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, ठीक है, परावर्तित दूरदर्शी होते हैं, इन सब क्लासों पर हम आगे बात करेंगे। बट आज जो हमने किया है बहुत इंपॉर्टेंट था, आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं इसी टॉपिक में से। डेरिवेशन फिक्स है, जो आज मैंने बताए हैं वो कट नहीं सकता है। बस आपके अंदर क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। आप इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आप उनसे बोल दो, मैं तेरे नसीब का बारिश नहीं जो तुझ पे बरस जाऊं, मैं तेरे नसीब का बारिश नहीं जो मैं तुझ पे बरस जाऊं, तुझे तकदीर बदलनी होगी। उनसे बोल दो मुझे पाने के लिए, मतलब ऐसे मत मरो। उनसे बोल दो मैं तेरे नसीब का बारिश नहीं जो मैं तुझ पे बरस जाऊं, तुझे पाना होगा, मुझे तुम्हें बदलना होगा मुझे पाने के लिए। ठीक है, तो ये आपको उनसे बोल दो और बाकी अब तैयारी करो। और इसी उम्मीद के साथ है ना आगे हम बढ़ते हैं और हम पढ़ाई करेंगे और आगे अच्छा बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमारी तबीयत सही नहीं है, इस चक्कर में इस क्लास को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। नहीं तो बाकी मैं 2-2.5 घंटे में लेने वाला था क्लास। थोड़ा जुकाम है और फीवर भी है। ठीक है।